नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जीके पार्ट, जिसको आप लोग जनरली फर्स्ट पेपर के नाम से भी संबोधित करते हैं, कि इकाई 5 के अंतर्गत सब टॉपिक है आपका 3, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल। देखिए, ये जो आपकी इकाई 5 है इसमें 4 सब टॉपिक हैं, ठीक है। तो इससे पहले के जो 2 टॉपिक हैं उनको कवर किया जा चुका है, और तीसरे टॉपिक में आज हम बात करें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप लाभान्वित जरूर होंगे। और एक छोटी सलाह आप लोगों को रहेगी कि जब भी पढ़ाई वाला आप वीडियो देखें कम से कम 2 बार ज़रूर उसे देखें, क्योंकि सार्थक क्लासेस जो वीडियोस आपने देखा होगा पढ़ाई संबंधित है, उनमें हम जो अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके समय को बचाया जा सके। और अगर आप अपने जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सभी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध होते रहे रेगुलर बेसिस में, आप सभी जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें, और प्रैक्टिस के लिए भी आपको पर्याप्त ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध होते रहें, तो इन सब के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो ब्रह्मांड, एक्चुअल में ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो सकता है, ये प्रश्न एक पिछले प्रश्न पत्र में पूछा भी गया था किसी एग्ज़ाम में, यूपीएचएससी के ही। तो देखिए, ब्रह्मांड के अंतर्गत जितना भी आप संपूर्ण समय देखते हैं, अंतरिक्ष देखते हैं, उससे संबंधित जितनी भी अंतर वस्तु हैं, चाहे वो समस्त ग्रह हों, तारे हों, खगोलीय पिंड हो, सारे पदार्थ हों और समस्त ऊर्जा इत्यादि, ये सभी जो है ब्रह्मांड का ही अंग है, या ब्रह्मांड के अंतर्गत ही इनको समाहित किया जाता है। और अगर हम जो अवलोकन योग ब्रह्मांड है उसके अगर व्यास यानी डायमीटर की बात करें तो ये लगभग है 91.1 अरब प्रकाश वर्ष या 28 अरब पार्सेक। प्रकाश वर्ष जैसा आप लोग जानते हैं दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, और एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसको एक प्रकाश वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। यह दूरी कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो सूरज से प्रकाश निकलता है और उसे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड यानी लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। तो इस तरीके जब 8 मिनट में प्रकाश इतना चल सकता है, सूरज से पृथ्वी तक की दूरी को तय कर सकता है, तो एक साल में प्रकाश कितनी दूरी चलेगा, इससे आप जो एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, ये कितनी बड़ी है। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन अगर सबसे सर्वमान्य सिद्धांत की बात करें तो यह है बिग बैंग सिद्धांत, जिसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड प्रारंभ में एक बिंदु रहा होगा, बाद में इसमें विस्फोट हुआ होगा, और विस्फोट से एक तरफ तो अनंत ऊर्जा निकली होगी और दूसरी तरफ कण और प्रतिकण बने होंगे, और इन्हीं कण और प्रतिकण को मिलाकर आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ होगा। चूँकि अनंत ऊर्जा है, ऊर्जा में फैलाव हो रहा है, तो इस तरीके से जो ब्रह्मांड का है वो लगातार फैलाव हो रहा है, और यह फैलाव जो है इसके विषय में हम आगे बात कर लेंगे किस दिशा से किस दिशा में हो रहा है। लेकिन ये फैक्ट सबसे पहले हम लोगों को किसके द्वारा बताया गया था, तो इसको देख लेते हैं। ये थे खगोल शास्त्री जिनका नाम था हब्बल, और हब्बल ने वर्ष 1932 में यह तथ्य बताया था कि ब्रह्मांड में लगातार फैलाव हो रहा है। तो इस पूरे सिद्धांत को, जिसमें कि ब्रह्मांड को एक बिंदु माना गया, फिर उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट से ऊर्जा भी निकली और कण प्रतिकण बने, ठीक है, तो इसी सिद्धांत को हम महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वर्ष 1965 में आर्नोपे, जियास और रॉबर्ट विल्सन द्वारा माइक्रोवेव विकिरण की खोज की गई थी, ठीक है, और इस विकिरण की खोज से भी जो है महाविस्फोटक सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई थी। यानी जो महाविस्फोटक सिद्धांत है या बिग बैंग सिद्धांत है, इसका समर्थन करता है ये आर्नोप पेजियाज और रॉबर्ट विल्सन द्वारा 1965 में जो माइक्रोवेव विकिरण की खोज की गई थी। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार पदार्थों का सृजन जो है धीरे धीरे न होकर अकस्मात यानी अचानक हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अगर अन्य सिद्धांत में नजर डालें तो एक है स्थायी अवस्था का सिद्धांत, जिसे फ्रेंडाइल, हरमान बाउंडी और थॉमस गोल्ड द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिपादित किया गया था। और स्थायी अवस्था सिद्धांत के अनुसार न तो ब्रह्मांड का कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, यानी ना तो कोई इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही इसका कोई एंड पॉइंट है। और इस सिद्धांत के अनुसार ही जो है पदार्थों का सृजन जो है सदैव होता रहता है। इसमें ऐसा माना गया जो पदार्थ हैं वो लगातार बनते रहते हैं। अगला सिद्धांत
है दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेज ने किया था, और इसके अंतर्गत ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में संकुचित और विस्तृत होता रहता है, यानी सिकुड़ता और फैलता रहता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में अगर नज़र डालें ब्रह्मांड से संबंधित, तो ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं होता है। ब्रह्मांड में एक दो नहीं अनेकों गैलेक्सी हैं। ब्रह्मांड पिंडों को देखने हैं जो है हब्बल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मांड में स्थित आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही, और इसको बताया था 1929 में हब्बल ने, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और जो आकाशगंगाएं हैं उनमें यह फैलाव जो है उत्तर से दक्षिण की ओर हो रहा है। ब्रह्मांड में भारहीनता का अनुभव होता है। ब्रह्मांड में ध्वनि नहीं उत्पन्न की जा सकती है। ब्रह्मांड में किसी को छोड़ने पर वह लटका हुआ नजर आता है। अब विभिन्न शब्दावली पे एक नज़र डाल लेते हैं। आकाशगंगा, तो आकाशगंगा क्या है? यह तारों का एक बहुत बड़ा समूह है, ठीक है। डार्क मैटर वह पदार्थ है जो दिखता तो नहीं है, परंतु इसमें गुरुत्व का प्रभाव होता है। गुरुत्व यानी ग्रेविटी, इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है डार्क मैटर में। हालांकि जो डार्क मैटर है वो स्वयं में नहीं दिखता है। क्वेसर क्या है? आकाशगंगा के समस्त तारों से भी अधिक जो प्रकाशमान पिंड हैं उन्हें ही हम क्वेसर के नाम से जानते हैं। निहारिकाएं क्या होती है? ये भी अत्यधिक प्रकाशमान पिंड है, जिनका आकार जो सर्पिल होता है। सर्पिल जैसे सांप नहीं टेढ़ा मेढ़ा होता है, उस तरीके से इनका आकार होता है। धूमकेतु यह गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। लंबी पूंछ होने के कारण इनको पुच्छल तारे के नाम से भी पुकारा जाता है। अब तारे क्या है? तो तारे या गैसों के गोले होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, क्योंकि सूरज भी एक तारा है, ठीक है। और सूर्य के निकट का जो तारा है, जो सबसे निकट का तारा है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और प्रोक्सिमा सेंचुरी अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। आगे बात करते हैं उल्का। तो उल्का ठोस आकाशीय पिंड या कण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं उस दौरान वायु के घर्षण के कारण जो है जलने लगते हैं। सौर मंडल, देखिए आप अभी तो ब्रह्मांड की हमने बात की थी, अब सौर मंडल पे कौन कौन से कण आते हैं इससे भी संबंधित संभवतः एक प्रश्न पूछा गया था। हालांकि मुझे सही से याद नहीं कि सौर मंडल के अंतर्गत पूछा गया था या ब्रह्मांड के अंतर्गत पूछा गया था, लेकिन अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको यह प्रश्न मिलेगा। तो सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सभी जो है सौर मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। तो सौर मंडल की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे सूरज के विषय में, ठीक है, सूर्य के विषय में, इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे, और फिर एक एक करके एक एक ग्रह से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से या विभिन्न परीक्षाओं में जो फैक्ट्स पूछे गए उन सबको संकलित करते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए फैक्ट्स हैं, टाइम लगेगा इनको आपको याद करने में, तो इसलिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य, हमारा सौर परिवार जो है मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में स्थित है, जिसका आकार कैसा है? अंडाकार है। सूर्य का संगठन की अगर बात करें तो इसके जो है हाइड्रोजन लगभग 71% है। इसके बाद दूसरा नंबर हीलियम का है, जिसकी मात्रा लगभग 26.5% है। और जो शेष बचा हुआ प्रतिशत है आपका, ठीक है, 2.5% या 3.5%, जो भी बचा हुआ भाग है उसमें अन्य तत्व आते हैं। सूर्य के अगर व्यास की बात करें तो यह लगभग 13.92 लाख किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य की सघनता पृथ्वी की सघनता से कम है, इस बात को आपको याद रखना। वैसे भी सूर्य क्या है? एक तारा है, जो तारे होते हैं वो गैस से बने होते हैं, तो निश्चित तौर पे जो गैस की सघनता होगी वो जो अन्य चट्टानी स्थल है उनसे कम होगी, तो यही कारण जो सूर्य की सघनता वो पृथ्वी की सघनता से कम है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के वर्णमंडल से जो उठती हुई तप्त ज्वालाएँ हैं उनको सौर ज्वालाएँ कहा जाता है। सूर्य की सतह पर दिखने वाले धब्बे जलते हुए गैस के घोल हैं और जिनका तापमान लगभग 4800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4800 डिग्री सेंटीग्रेड आप अनुमान लगा सकते हैं टेम्परेचर कितना होता है, क्योंकि गर्मियों में जब पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो हम लोगों की कैसी स्थिति होती है, इससे आप सभी लोग परिचित हैं। अब देखिए जो धब्बे दिखाई पड़ते हैं सूर्य में, ये दो तरीके से हैं, एक तो धब्बे का मध्य भाग और दूसरा धब्बे के किनारे का भाग। तो जो धब्बे का मध्य भाग है उसे प्रच्छाया कहा जाता है, और जो धब्बे के किनारे का भाग है उसे उपछाया नाम से जाना जाता है। सूर्य का आंखों से दिखने वाला भाग कहलाता है प्रकाश मंडल, और जिसका तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश के वेग की अगर बात कर लें तो यह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब
ग्रह। तो सबसे पहले ग्रहों का कैटेगराइजेशन अगर हम करते हैं तो हम पाते हैं आकार और संरचना के आधार पर जो ग्रह हैं वो दो तरीके से इनको डिवाइड किया गया। पहला आंतरिक ग्रह, जिन्हें हम स्थलीय ग्रह या भौमिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और इनकी संख्या क्या है, कितनी है, 4 है। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसी प्रकार से जो बाह्य ग्रह हैं इनकी भी संख्या 4 है, और यह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो आपके आंतरिक ग्रह होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं, परंतु इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है, और यह होता है लगभग 4 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और यह मुख्यतः चट्टानों और खनिजों से निर्मित होते हैं। जबकि जो बाह्य ग्रह हैं ये आकार में तो बड़े होते हैं, परंतु इनका घनत्व तो कम होता है, और ये मुख्यतः गैसों से निर्मित होते हैं। संभवतः गैसों से निर्मित होने के कारण ही जो बाह्य ग्रह हैं इनका घनत्व कम होता है। तो इसमें बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रह जो है दो तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह। जो आपके आंतरिक ग्रह हैं यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, अब नज़र डाल लेते हैं बुध ग्रह पर। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, पहला ग्रह है। तो सबसे छोटा और सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है बुध ग्रह। इसके अगर संगठन की बात कर लें तो इसमें 70% धातु है, जबकि 30% में सिलिकेट है। बुध का घनत्व पृथ्वी के बाद सर्वाधिक, या दूसरे शब्दों में कह लें कि दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह बुध है, दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला। तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। ठीक है, और इसके घनत्व की अगर बात कर लें तो यह है लगभग 5.427 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बुध की कक्षा सभी ग्रहों में सर्वाधिक चपटी है। बुध सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसकी कक्षा और घूर्णन का अनुपात 1:1 नहीं है, यानी बुध को छोड़ के अन्य जितने भी ग्रह हैं उनके, ठीक है, कक्षा और घूर्णन का अनुपात जो है 1:1 के रेशियो में है। बुध का वातावरण परिवर्तनशील यानी नवीन होते रहने वाला है, यानी इसका जो वातावरण है उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। बुध पर जो स्थित घाटी है उसका नाम है कैलोरीज घाटी, और कैलोरीज घाटी कई पेपर में पूछा भी गया है कि कैलोरीज घाटी किस ग्रह पर स्थित है। तो ये किस ग्रह पर स्थित है, बुध ग्रह पर। बुध को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले देखा जा सकता है, यानी 2 घंटे पहले। चंद्रमा के बाद बुध की भी कलाएँ होती हैं, यानी जिस प्रकार से चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है वैसे बुध का भी जो आकार घटता बढ़ता हमें दिखता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है जैसे चंद्रमा की कलाएँ होती हैं उसी तरह बुध ग्रह की भी कलाएँ होती हैं। बुध पर वायुमंडल अनुपस्थित है। बुध के परिभ्रमण की अवधि अगर बात कर लें तो यह 28 दिन है, और परिक्रमण की अवधि की अगर बात करें तो यह 59 दिन है। बुध का कोई भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, बुध एकमात्र ग्रह है जिसका अपने अक्ष पर झुकाव नहीं है, अर्थात ये झुकाव कितना है, 0 डिग्री। तो ये बुध से संबंधित फैक्ट्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र सभी ग्रहों में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। चंद्रमा के बाद रात्रि प्रकाश में इसे सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु कहा जा सकता है। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के पश्चात मात्र कुछ समयावधि ही अपनी अधिकतम चमक पर होता है, जिस कारण से इसे भोर का तारा या संध्या का तारा उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। शुक्र सदैव सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम दिशा में और सूर्योदय से पहले पूरब दिशा में दिखाई देता है। आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना में जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के लगभग समान है, और इसी कारण जो है शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से भी पुकारा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान हैं। चारों आंतरिक ग्रहों की तुलना में शुक्र का वायुमंडल सर्वाधिक सघन है। ठीक है, सर्वाधिक सघनता वाला ग्रह पृथ्वी है, लेकिन अगर वायुमंडल की बात करें आंतरिक ग्रहों में तो सबसे अधिक सघन आंतरिक ग्रहों में जो वायुमंडल है वो शुक्र का है, और यह मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन N2 दोनों कॉम्बिनेशन इसमें पाया जाता है, लेकिन अधिकतर मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड की पाई जाती है। शुक्र का जो सर्वोच्च पर्वत है वो है मैक्सवेल मोंटेस। तो मैक्सवेल मोंटेस किस ग्रह का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, शुक्र ग्रह का। अब बात करेंगे पृथ्वी की। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह के उपनाम से भी जाना जाता है, और सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा। आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, घनत्व, घूर्णन तथा चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक है। यानी जितने भी आपके 4 आंतरिक ग्रह हैं जिनकी हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी, तो उसमें अगर हम चाहे गुरुत्वाकर्षण की बात की जाए, चाहे घनत्व की बात की जाए, चाहे घूर्णन की बात की जाए, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए, आंतरिक ग्रहों में यह सबसे अधिक जो है पृथ्वी का ही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है।
किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की ओर। और इसकी जो घूमने की चाल होती है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पृथ्वी के अगर आकार की हम बात करें तो ये जिगोइड आकार का है। पृथ्वी की परिक्रमण अवधि जैसे आप लोग जानते हैं कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड है। अब पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो भी घटनाएं होती है, जो भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, इस पर एक नज़र डालना जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित कभी अगर प्रश्न आता है तो अभ्यर्थियों में काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, तो इनको आपको बहुत सही देख लेना है। तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण जो होने वाले परिवर्तन है वह है दिन और रात के समय में अंतर, सूर्य की ऊंचाई में वर्ष पर्यंत परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी है? 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हैं? समुद्री धाराओं और हवाओं की दिशा में परिवर्तन, समुद्र में ज्वार भाटा का आना, दिन और रात का होना। पृथ्वी की रासायनिक बनावट पर अगर नजर डाल लें तो लोहा और आयरन लगभग 34.6% है, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 29.5% है, सिलिकॉन 15.2%, मैग्नीशियम 12.7%, निकेल 2.4%, सल्फर 1.9%, टाइटेनियम 0.05% और अन्य। पृथ्वी का स्थल भाग लगभग 29% है, जबकि लगभग 71% भाग पर पृथ्वी की जो है जल विद्यमान है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह से आप लोग परिचित हैं, वो है चंद्रमा। उपसौर किसे कहते हैं और अपसौर, देखिए दो यहाँ पर हैं, ये इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो उपसौर वह स्थिति है जब ग्रह सूर्य दूरी न्यूनतम होती है, ग्रह की सूर्य से दूरी जो है, यानी पृथ्वी की सूर्य से दूरी जो सबसे न्यूनतम होती है, तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। और ये होता है 3 जनवरी पृथ्वी के लिए। ऐसे ही अन्य ग्रहों के लिए अलग अलग तिथि होती होगी, लेकिन पृथ्वी के लिए पूछा जाता है तो पृथ्वी के लिए 3 जनवरी है। और इस दिन जो पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, ठीक है, 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। इस तरह अगर अपसौर की बात कर रहे हैं तो वह स्थिति है जब ग्रह सूर्य की दूरी अधिकतम होती है। और पृथ्वी के लिए अपसौर की तिथि है 4 जुलाई और इस दिन पृथ्वी सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित होती है। अब बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा के अन्य नाम की अगर बात करें तो जीवाश्म ग्रह के नाम से भी चंद्रमा को जाना जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। चंद्रमा का 57% भाग पृथ्वी से देखा जा सकता है। चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम धातु की मात्रा सर्वाधिक है। चंद्रमा पर स्थित जो धूल के मैदान हैं उनको शांत सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का गुरुत्व बल पृथ्वी के गुरुत्व बल का 1/6 है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को, जबकि सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है। सुपरमून वह खगोलीय घटना होती है जिसमें चांद पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है और अपने समान आकार से बड़ा दिखाई देता है। आप लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने सुपरमून की घटना देखी होगी, अभी पिछले साल भी सुपरमून की घटना हुई थी। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत की अगर बात कर लें, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और इसका नाम है लिबनिट्स पर्वत और जिसकी ऊंचाई लगभग 35,000 फीट या 10,668 मीटर है। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की। तो पृथ्वी से मंगल ग्रह जो है पृथ्वी से देखने पर लाल दिखता है और इसी कारण मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओलंपस मोन्स जो कि ज्वालामुखी पर्वत है, मंगल पर स्थित सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सौरमंडल पर का अगर हम सबसे ऊंचे पर्वत की बात करेंगे तो वो होगा ओलंपस मोन्स, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है और मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 96% पाई जाती है और जो बचा हुआ 4% है उसमें नाइट्रोजन 2%, आर्गन 1.93%, ऑक्सीजन 0.14% है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डेमियोस, या इसको कभी कभी डिमोस भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो फोबोस और डिमोस 2 चंद्रमा हैं मंगल ग्रह के। मंगल की घूर्णन अवधि अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी के लगभग समान ही है। मंगल पर पृथ्वी की भांति ऋतुएं होती हैं, परंतु इनकी समय अवधि पृथ्वी की ऋतुओं की 2 गुनी होती है। मंगल पर एक वर्ष 687 दिन का होता है। मंगल की सतह पर तरल जल अनुपस्थित होने का कारण है कि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दबाव है वो बहुत कम है, यानी निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण मंगल की सतह पर तरल जल अनुपस्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा धूल तूफान भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। अब बात करेंगे हम लोग आगे बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से लगभग 318 गुना बड़ा है। घूर्णन अवधि की बात करें लगभग 10 घंटा है, यानी 9 घंटा 50 मिनट और 30 सेकेंड, तो लगभग ये 10 घंटा हो गया। और परिक्रमण अवधि इसकी लगभग है 12 वर्ष, यानी 11.86 वर्ष। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, पृथ्वी को विनाशकारी हमलों से बचाने में सहायक ग्रह,
यह ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन से निर्मित है और इसमें हाइड्रोजन की अगर प्रतिशत की बात करें तो ये लगभग 90% है और अन्य 10% में हीलियम या अन्य पदार्थ या अन्य गैसें जो है पाई जाती हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है गैनीमीड है और यह बृहस्पति ग्रह पर ही स्थित है। सभी ग्रहों की तुलना में सबसे छोटे दिन वाला ग्रह भी बृहस्पति ही है। बृहस्पति के जो छल्ले हैं वो धूल से बने हुए होते हैं, यानी धूल निर्मित होते हैं। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सौरमंडल का सर्वाधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लगभग 14 की तुलना में लगभग 14 गुना अधिक शक्तिशाली है। बृहस्पति की घूर्णन सबसे तेज है, जो भी 8 ग्रह हैं उसमें। बृहस्पति के लगभग 79 चंद्रमा अभी तक खोजे। देखिए इसमें क्या है, बृहस्पति के चंद्रमा लगातार खोजे जा रहे हैं, तो इस फैक्ट को एग्जाम से पहले आप अपडेट कर लीजिएगा, इसलिए इसको मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन चंद्रमा के व्यास के आधार पर जो सबसे बड़े 4 उपग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? बृहस्पति के जो चंद्रमा या उपग्रह हैं तो आकार में जो सबसे बड़े हैं वो कौन कौन से? गैनीमीड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा। तो गैनीमीड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा चंद्रमा है बृहस्पति ग्रह के। आगे बढ़ते शनि ग्रह की ओर। तो बृहस्पति के पश्चात सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव ग्रह है। गैस दानव ग्रह क्या होते हैं? ऐसे ग्रह जिनमें मिट्टी पत्थर की तुलना में गैस बहुत अधिक उपस्थित हो और आकार में भी ये काफ़ी विशालकाय हों। बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि, ये 4 ग्रह यानी जो बाह्य ग्रह हैं चारों, ये गैस दानव ग्रह कहे जाते हैं। घूर्णन अवधि की बात करें शनि की तो 10 घंटे 40 मिनट है। परिक्रमण अवधि 29.46 वर्ष है। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह या चंद्रमा जिस पर वायुमंडल पाया जाता है वह टाइटन है, जो कि शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के वलय प्रणाली में 9 सतत मुख्य छल्ले हैं और 3 असतत चाप हैं, यानी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस जो भी कह लें। तो जो छल्ले हैं वो बिल्कुल कंप्लीट छल्ले हैं और जो चाप हैं वो बीच बीच में टूटे हुए हैं। ठीक है, शनि एवं बृहस्पति का कुल संयुक्त द्रव्यमान सौरमंडल का कुल ग्रही द्रव्यमान का लगभग 92% है, यानी सबसे वजन ग्रह जो है द्रव्यमान के रूप में यही है। शनि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। शनि के 82 से अधिक ज्ञात चंद्रमा है। ये भी देखिए इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो एग्जाम से पहले आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। सौरमंडल में दूसरे सबसे तेज हमारे शनि ग्रह पर ही चलती है और शनि का वायुमंडल मुख्य रूप से आणविक हाइड्रोजन का बना हुआ है। लगभग 96% इसका जो भाग है वो आणविक हाइड्रोजन का बना हुआ है शनि का। हाइड्रोकार्बन झीलों वाला एकमात्र जो उपग्रह है वो शनि का ही उपग्रह है, टाइटन। सूक्ष्म जैविक जीवन के लिए आधार माना जाने वाला उपग्रह जो है एनसेलेडस है, जो कि शनि का उपग्रह है। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह भी शनि के ही हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। हो सकता है और भी नाम बढ़ गए हों, और एग्ज़ाम से पहले अपडेट कर लीजिएगा। देखिए नोट्स बनाते हैं ना आप लोग, उसके आगे लिख लीजिएगा कि इसे अपडेट करना, तो जब भी आपके एग्ज़ाम के लिए 1-1.5 महीने बचे तब उन फैक्ट्स को आप अलग से अपडेट कर लीजिएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अरुण या यूरेनस दूरबीन द्वारा खोजा गया ग्रह। खोजकर्ता जो इसके थे विलियम हर्शल थे। अरुण व वरुण को बर्फीले गैस दानों के नाम से भी जाना जाता है। अरुण का वायुमंडल सौरमंडल के अन्य ग्रहों में सबसे अधिक ठंडा है। अरुण ग्रह पर जो बादल है वो मीथेन गैस के बने होते हैं। परिक्रमण अवधि की अगर बात करें अरुण या यूरेनस की तो यह होती है 84 वर्ष 17 घंटे और 14 मिनट। यूरेनस यानी अरुण के प्राकृतिक उपग्रहों के नाम जो है शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के पात्रों के नाम के आधार पर रखेंगे। अरुण का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है टाइटेनिया है, जो कि सौरमंडल का 8वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। और अभी तक कुल ज्ञात चंद्रमा की अगर संख्या की बात करें, उपग्रह की बात करें तो 27 से अधिक है। तो देखिए चूँकि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो उपग्रह है वो आप एग्जाम से पहले अपडेट कर लीजिएगा। बाह्य ग्रहों में अरुण की उपग्रही प्रणाली सबसे छोटी है। यूरेनस सौरमंडल का 7वां ग्रह, व्यास के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह और द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण देखने पर लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी हम कहते हैं। अरुण देखने पर हरा दिखाई देता है और इसका कारण है कि यहाँ के वायुमंडल में जो है मीथेन गैस की अधिकता है। अरुण के वलयों के नाम जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। वरुण व्यास के अनुसार सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह और द्रव्यमान के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। गणितीय अध्ययन के द्वारा अनुमान से वरुण ग्रह के अस्तित्व को पहचाना गया और बाद में इसकी खोज की गई 1846 ईस्वी में। सौरमंडल का वह ग्रह जिस पर सर्वाधिक तेज़ तूफानी हवाएं चलती वो वरुण ही है, और यहाँ पर जो तेज़ हवाएं चलती उनकी स्पीड 100-200 नहीं 2100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी आप अगर वहाँ पहुँच जाएं तो इस तूफान में उड़ के कब से कहाँ पहुँच जाएंगे इसका अनुमान लगाना भी काफ़ी मुश्किल है।
वरुण का रंग नीला दिखाई देने का कारण है कि यहाँ पर लाल प्रकाश जो है मीथेन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वरुण सूर्य का पूरा चक्कर लगभग 165 वर्षों और लगभग 165 वर्ष इसलिए है कि एक्चुअल समय की अगर बात करें तो 164.8 वर्ष में पूरा करता है। वरुण पर एक दिन की अवधि 16 घंटे की होती है। वरुण अत्यधिक ठंडा ग्रह है और यहाँ पर ठंडा जो इसका न्यूनतम तापमान है -214 डिग्री सेंटीग्रेड। वरुण पर गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति के बाद सर्वाधिक है और सबसे बड़ा उपग्रह जो वरुण का है वो ट्राइटन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ठंडा उपग्रह भी है ट्राइटन। जिस प्रकार से बृहस्पति के लाल धब्बों को द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार वरुण पर उपस्थित काले धब्बों को, ठीक है, देखिए लाल धब्बे बृहस्पति पर हैं और काले धब्बे किस पर हैं, वरुण पर हैं, द ग्रेट डार्क स्पॉट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए पहले 9 ग्रह हुआ करते थे जिसमें प्लूटो एम जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है। इसे 24 अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो अब ये लास्ट के देखिए बौने ग्रह के अंतर्गत जो है प्लूटो, चेरान, सेरेस और जेना आते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के अगर क्रम की बात करें तो यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। लेकिन आकार के अनुसार अगर ग्रहों की बात करें, आकार के अनुसार का मतलब आकार के आकार पे प्रश्न बन सकता है, या डायमीटर व्यास के आधार पे भी पूछ लिया जाए, या रेडियस या त्रिज्या के नाम पे पूछ लिया जाए, तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यह है बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इनको आपको अपने अनुसार कोई ट्रिक बना के याद करना है, तो आप जैसे याद रख सकते हो वो आप देख लीजिएगा इसको। पृथ्वी से दूरी के अनुसार यानी कम से अधिक की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है, फिर मंगल, फिर बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो दोस्तों ये पूरे फैक्ट्स थे ग्रहों से संबंधित, ठीक है। आई होप कि फैक्ट्स हैं और आपके एग्ज़ाम में अगर ग्रहों से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वह प्रश्न इस नोट से बाहर जाएगा। देखिए एक और है, वैसे तो अगर आप पढ़ना भूगोल विषय के दृष्टि से आप देखेंगे तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, लेकिन चूँकि हम लोग जो कवर करते हैं वो जीके पार्ट को कवर कर रहे हैं, तो जीके पार्ट के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम लोगों ने आज देखा है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल से संबंधित पर्याप्त नोट्स हैं। अधिकांश क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे और जो कमी है उसके जो है प्रैक्टिस से दूर किया जा सकता है। तो प्रैक्टिस के लिए अगर अभी तक आप सार्थक क्लासेस के बैच के माध्यम से तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं सार्थक क्लासेस के माध्यम से, उनको एक बार मेरी फिर से सलाह रहेगी आप अपने फैक्ट्स बिल्कुल सही से तैयार करें, नोट्स को आप सीरियस लें, कम से कम 2 से 3 बार नोट्स जरूर पढ़ें और टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करें और कोशिश करें कि जो रिज़ल्ट जारी किया जाता है उसमें आपका जो रोल नंबर है वो पहली पोजीशन पे होना चाहिए, पहली रैंक पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक एक टॉपिक करके तैयार करते जाएंगे तो आपका पाठ्यक्रम स्वतः ही तैयार हो जाएगा। तो अपना जो फोकस है बिल्कुल, अपना जो टारगेट है बिल्कुल निर्धारित रखिए। जो भी आप तैयारी कीजिए काफ़ी अच्छे ढंग से कीजिए, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कीजिए और कछुए की चाल से आप लगातार आगे बढ़ते जाइए। खरगोश बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, रिजल्ट निश्चित तौर पे आपके पक्ष में होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।